तो आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारे विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। ये फिजिक्स है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा घर्षण या स्थैतिक विद्युत। तो घर्षण या स्थैतिक विद्युत क्या है ये जानेंगे हम। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तथा उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है तथा यह गुण घर्षण के कारण होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहा जाता है, ठीक है। यह समय के साथ स्थिर रहता है, इसलिए इसे स्थैतिक विद्युत या स्थिर विद्युत भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी दो वस्तु का आप ले लीजिए, जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो आवेश की उत्पत्ति होगी। जैसे में आप छोटे थे तो पेन ले लेते थे और अपने सर पर लेके इसको रगड़ते थे, ठीक है, जिससे क्या होता था, घर्षण उत्पन्न होता था और आवेश की उत्पत्ति होती थी। जिससे क्या करते थे हम लोग, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को ऐसे सटा लेते थे। वही था क्या हमारा स्थैतिक विद्युत था, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण क्या होती है, आवेश की उत्पत्ति होती है, और इसे क्या कहा जाता है, घर्षण विद्युत कहा जाता है। और ये समय के साथ क्या होता है, बदलता नहीं है, स्थिर रहता है अपने जगह पर, इसलिए इसे स्थैतिक विद्युत या स्थैतिक घर्षण भी कहा जाता है, ठीक। स्थैतिक विद्युत या स्थिर विद्युत भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, घर्षण के कारण क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति होती है। और आवेश दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला का नाम है धन आवेश और दूसरा का नाम है ऋण आवेश, ठीक है। तो धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है और ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है देखेंगे हम लोग। धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है, देखिए, जैसे मान के लिए कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, इसमें आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ऐसे बनाते हैं। एक कोई परमाणु है, आपको मालूम है जितना इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उतना इस पर प्रोटॉन होगा। आपको ये भी मालूम है प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। जब जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो धन आवेश कहलाता है, ठीक है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन इस पर आता है, ग्रहण करता है, तो वो ऋण आवेश कहलाता है। तो आप कहीं लिखना हो तो लिख सकते हैं कि धन आवेश किसे कहते हैं। तो धन आवेश होता किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धन आवेश कहलाता है, ठीक है, धन आवेशित होता है। ये लिख लीजिएगा। ऋण आवेश का डिफिनेशन हो जाएगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगा। अगला टॉपिक हमारा आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता क्या है, देखिए, वह गुण जो दो आवेशों में भेद बतलाता है, आवेश की ध्रुवता कहलाता है। जैसे में कोई ना कोई गुण होगा ना जिससे मालूम चले कि कौन सा आवेश है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है। तो आवेश की ध्रुवता ही बताता है कि वह धन आवेश है कि ऋण आवेश है। जो दोनों आवेशों में क्या करता है, विभेद बताता है, तो उस गुण को क्या कहते हैं, आवेश की ध्रुवता कहते हैं। आगे हमारा परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, देखिए, यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे सूक्ष्म कण है, सबसे छोटा कण है, ठीक है।
और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु 3 मौलिक कणों में बटे होते हैं, बेटा नहीं बटा होते हैं, बटा होता है। देखिए आपको मालूम है परमाणु है ये, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये नाभिक है हमारा। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए परमाणु 3 मौलिक कणों में बटा होता है। पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। नाभिक मतलब उसके केंद्र में स्थित होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉन इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। याद होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋण आवेशित कण है। और इस पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। यह परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अभी हम लोग देखा थे कि परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या है, चक्कर लगाते हैं। इसका द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻31 kg, ये भी याद कर लीजिएगा। और ग्राम में होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है। अगला हमारा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। और यह एक धन आवेशित कण है, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश था ना, प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है। बस अंतर यह होता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पर प्लस में होता है। तो दोनों पर बराबर आवेश होता है। प्रोटॉन पर प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है। अगला हमारा कि परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, ठीक है। यह परमाणु के नाभिक में स्थित होता है और इसका द्रव्यमान होता है 1.66 × 10⁻27 kg। और ग्राम में कितना होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अगला हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, ठीक है। इस पर शून्य आवेश होता है। इस पर आवेश कितना होता है, शून्य होता है। यह परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। देखिए अभी हम लोगों ने बताया था कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है, पी और एन होता है। पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। और इसका द्रव्यमान भी कितना होता है, इसका द्रव्यमान भी प्रोटॉन के बराबर होता है, 1.66 × 10⁻27 kg, या जितना ग्राम में होता है वही सेम, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पॉज करके हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। इसका अगला टॉपिक है हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, देखिए आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे में हम लोग हमेशा किसी भी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जला दिए तो उसे ऊष्मा निकलता है, धुआं निकलता है। तो क्या होता है, उससे ऊर्जा निकल रहा है ना, किसी न किसी एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, बदल रहा है। वो ऊर्जा संरक्षण से जानता है। वैसे ही आवेश है, आवेश को भी क्या कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे भी एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। इस सिद्धांत को किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका अगला टॉपिक है हमारा आवेश के गुण। आवेश का सबसे पहला गुण होता है कि आवेश योगात्मक होते हैं। योगात्मक मतलब कि आप इन्हें जोड़ सकते हैं, ठीक है। आवेश एक अदिश राशि है। देखिए आवेश योगात्मक होते हैं, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यदि Q1 Q2 Q3 डैश 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 Q1
किसी पदार्थ पर आवेश हैं, तो अगर टोटल करना है इनका तो इनको जोड़ सकते हैं, Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 डैश 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 Qn। ठीक है, मतलब इनको जोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी पदार्थ पर 3 कूलम आवेश है, किसी पर -4 कूलम आवेश है, किसी पर 10 कूलम आवेश है, तो इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि 3 + -4 + 10, मतलब ये हो जाएगा 10 3 13, 13 में 4 गया तो 9 कूलम। समझ में आया होगा आपको। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला कि आवेश संरक्षित होता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। ना इसे उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। तो आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तीसरा है हमारा कि आवेश का गुण, कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब जब भी आवेश पाया जाएगा ना तो ऐसे पाया जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, या ऐसे कभी नहीं पाया जाएगा कि देखिए 1.7 है, इसको डबल करेंगे तो कितना आएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। इसका ट्रिपल करेंगे तो कितना आएगा 4.8 × 10⁻19 कूलम। ये ना कि इतना नहीं आ सकता कभी भी, जैसे में कि 1.3 और 10⁻19, ये पॉसिबल नहीं है। या हम बोल दें कि 2.4 × 10⁻19 कूलम, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब इसी के गुणनफल के रूप में होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी होता है Q बराबर ±NE, Q बराबर ±NE। इसका कहने का मतलब वो देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश में n क्या है, प्राकृत संख्या, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, प्राकृत संख्या है। कभी भी आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। इसका कहने का मतलब जो n है प्राकृत संख्या है। कभी भी आवेश होगा तो इसके गुणनफल के रूप में होगा 1.6 के, देखिए 3.2 इसके गुणनफल के रूप में आ रहा है ना, लेकिन कहीं लिख देंगे 6.5 × 10⁻19, ये 1.6 का गुणनफल ये नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई लिख दे 6.4 × 10⁻19, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 16 चौके 64 दशमलव में है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि चालक तथा विद्युत रोधी किसे कहते हैं। तो चालक और अचालक आपको मालूम होगा पहले से ही। चालक किसे कहा जाता है, वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, या जिससे होकर विद्युत धारा एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक आसानी से चला जाता है, चालक कहलाता है। जैसे में लोहा है, ठीक है, लोहा के एक सिरे पर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरे सिरे तक भी क्या आ जाएगा, पहुंच जाएगा। तो इस ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, चालक पदार्थ कहेंगे। जिनसे नहीं पहुंचता उसे क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे, या विद्युत रोधी कहेंगे। विद्युत रोधी किसे कहेंगे, वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, या जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं होता। जैसे में सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बालू, जिसमें सूखी लकड़ी है, ठीक है, इधर अगर करंट सटाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या है, ये अचालक पदार्थ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो इस पार्ट में बस इतना ही, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या नीचे इसका PDF का लिंक दिया हुआ है, इसे डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो का आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।